नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेजफुल में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त, ज़बरदस्त और शानदार होंगे और अपना एग्ज़ाम बेहतरीन तरीके से देकर आ चुके होंगे। और जिन भाइयों का एग्ज़ाम नहीं होगा, वो अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं आप सभी के बीच में 27 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट को लेकर आ गया हूँ, एकदम रियल क्वेश्चन 100% और एक्यूरेट आंसर के साथ आप सभी के बीच में हाज़िर हूँ। तो आइए हम लोग करते हैं आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए साइंस और जीके के शानदार क्वेश्चन। इसके अलावा मैं आपको बताऊँगा मैथ का लेवल और रीजनिंग का लेवल, ठीक है? कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को। तो आइए शुरू कर लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 का महिला अंडर 19 वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो 2025 में जो महिला अंडर 19 का वर्ल्ड कप है, ये किसने जीता था? तो ये जीता था भारत ने। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और अगर इसके अलावा आपसे पूछेगा कि उपविजेता कौन था? उपविजेता था दक्षिण अफ्रीका। ठीक है दोस्त, चलिए तो जान लेते हैं इसके बारे में। तो जो 18 जनवरी 2025 को 18 जनवरी 2025 से 2 फरवरी 2025 तक आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 मलेशिया में आयोजित किया गया था। तो कहाँ आयोजित किया गया था? तो मलेशिया में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमों ने भाग लिया था। फाइनल मुकाबला वायु एमास ओवल स्टेडियम पंडामारन क्लैंग मलेशिया में खेला गया था। ठीक है, भारतीय महिला टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार ये खिताब जीत लिया है दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उसको मैं बताते चलूँगा। ठीक है, तो इसलिए आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए, इसके अलावा और बात करेंगे इसके बारे में। तो भारत की गोगादी त्रिशा जो कि भारतीय टीम की कप्तान थी, प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था फाइनल मुकाबले में। ठीक है दोस्त, और बात करें भारतीय क्रिकेट महिला टीम की कप्तान कौन थी? तो निक्की प्रसाद, जो कि अंडर 19 महिला विश्व कप की कप्तान थी। निक्की प्रसाद, याद रखेंगे जितने भी नाम आपको मैं बताया हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में युवा लेखकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो जो भारत की 22 अनुसूचित भाषाएं हैं, इसमें जो युवा लेखकों को पुरस्कार दिया जाता है, तो आपसे पूछा था कि ये कौन सा पुरस्कार युवा युवा लेखकों को दिया जाता है? तो ये युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार, युवा पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो 22 भाषाओं और अंग्रेजी व राजस्थानी साहित्य कुल 24 भाषाएं, ठीक है, में युवा लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है यह पुरस्कार 35 वर्ष या उससे कम उम्र वाले भारतीय युवा लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है और उसकी शुरुआत 2011 में की गई थी। ठीक है, और पुरस्कार राशि इसमें 50,000 रुपए नगद दिया जाता है और उत्कीर्ण उत्कीर्ण ताम पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र भी इसमें दिया जाता है। ठीक है, चलिए आइए आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय खिलाड़ी डी कुकीज के अलावा किसे अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? तो डी कुकीज के अलावा वंतिका अग्रवाल को आपका अर्जुन पुरस्कार दिया गया है दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। शतरंज खिलाड़ी डी कुकीज के अलावा वंतिका अग्रवाल को 2024 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा 1961 में इसकी स्थापना हुई है। इसके बाद से कई अन्य भारतीय शतरंज खिलाड़ियों को भी यह पुरस्कार मिल चुका है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, उल्लास योजना के तहत 100% यानी कि पूर्ण साक्षरता दर हासिल करने वाला तीसरा राज्य बना है। तो कौन सा तीसरा राज्य बना है जो आपको उल्लास के तहत 100% पूर्ण साक्षरता वाला राज्य बन चुका है? ठीक है, तो आइए जानते हैं। तो पहले जान लीजिए उल्लास का पूरा नाम अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सिक्योरिटी, ठीक है, सोसाइटी इसका एक फुल फॉर्म होता है। तो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम एक केंद्रीय आयोजन योजना है जिसे 2022 से 2027 तक मिशन मोड में चलाया जा रहा है।
यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित की जाती है। इसका उद्देश्य 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के अशिक्षित युवाओं और वयस्कों को मूलभूत साक्षरता, संख्यात्मक ज्ञान और जीवनोपयोगी कौशल से सशक्त बनाना है। ठीक है, राष्ट्रीय मानक के अनुसार 15 वर्ष की आयु के लोगों लोगों में 95%, 95% साक्षरता दर को पूर्ण साक्षरता दर माना जाता है। तो कौन सा राज्य बन चुका है ये त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है। तो टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री पुस्तक लिखी गई है, उसके लेखक कौन है। तो आपसे पूछा था आपके एग्जाम में, तो ये थे टिम बिगमोर और फ्रेडी वाइल्ड। ठीक है, इन्होंने लिखा है पुस्तक टेस्ट क्रिकेट है हिस्ट्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का शानदार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो भाई इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट करके आए होंगे उनका एकदम राइट आंसर होने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस यौगिक में ऑक्सीजन नहीं होती है। तो हूबहू आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ऐसा, और ऑप्शन भी लगभग आपके ऐसे ही दिए गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्केन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसके साथ। नासा के उपग्रह डेटा का उपयोग करके किए गए अध्ययन से पता चला है कि हिमालय की बर्फ पर किसके उत्सर्जन का महत्व प्रभाव पड़ा है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो किस पर महत्व पड़ा है। तो ये पड़ा है आपका ब्लैक कार्बन कालिक पर सबसे ज्यादा इसका महत्व पड़ा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले के बारे में। अगला हमारा है शैवाल में यदि अधिक मात्रा में पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस तथा जल मिलाया जाए तो मुख्य रूप से कौन सी क्रिया होती है। तो हूबहू आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में। तो जब किसी जल निकाय, झील, तालाब या नदी में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की अधिकता होती है तो शैवाल बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। इस अत्यधिक शैवाल वृद्धि की प्रक्रिया को यूट्रोफिकेशन या शैवाल प्रस्फुटन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूट्रोफिकेशन या शैवाल। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। तो अगला हमारा है 30 जून 2025 को तेलंगाना में हुए रासायनिक गैस या फैक्ट्री विस्फोट रासायनिक दुर्घटना कांड में यह घटना किस जिले में हुई थी। तो मैं एक चीज आपको बता दूं, जो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है करंट अफेयर्स 2025 का करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। ऐसे समझ लीजिए कि 10 से 12-13 क्वेश्चन आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स का पूछा जा रहा है दोस्त। तो इसलिए आपसे भी जितने भी भाई बहन हैं तो करंट अफेयर्स की क्लास जरूर करके जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। हमने करंट अफेयर्स, प्रमुख सूचकांक, प्रमुख नियुक्ति और कई प्रकार के करंट अफेयर्स कराए हुए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में आप जाके उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आइए जानते हैं इस क्वेश्चन पे। और एक बात बता दूं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से सिंपली जुड़ जाएंगे। वहाँ पे मैं आपको पीडीएफ दे देता हूँ, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। चलिए आगे बात करते हैं। तो 30 जून 2025 को सिराची इंडस्ट्रीज नामक रासायनिक फार्मा फैक्ट्री में भयावह विस्फोट हुआ था। यह घटना स्थान आपका पासम मैलारम जो कि तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में स्थित है। ठीक है, संगारेड्डी जिला तो यहाँ पे हुआ था। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संगारेड्डी जिला। ठीक है, तेलंगाना का एक जिला है जो कि। चलिए आगे बात करेंगे इसी के साथ। महाराष्ट्र का कौन सा शहर सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन में एक आदर्श के रूप में उभरा है। तो महाराष्ट्र का एक शहर है जिसमें सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन में एक आदर्श शहर के रूप में उभारा गया है जिसको। तो
वो कौन सा शहर है? वो है कराड कराड शहर, ठीक है, महाराष्ट्र का। ठीक है, चलिए और जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र के सतारा जो जिला है इसमें एक शहर है कराड शहर, ठीक है। तो सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरे के 100% सुरक्षित पृथक्करण, संग्रह और निपटान को प्राप्त कर चुका है। यह मॉडल उच्च तापमान पर जलने के माध्यम से सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करता है, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपके एग्जाम में, कौन सा शहर भारत का एकीकृत कचरा प्रबंधन शहर कम लर्निंग सेंटर बन गया है? तो आपका गोरखपुर, याद रखेंगे, आपके आगे आने वाले शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है अर्जुन पुरस्कार 2024 सबसे अधिक किस खेल में दिए गए हैं? तो अर्जुन पुरस्कार सबसे अधिक 34 खिलाड़ियों को दिया गया है, जिसमें 32 रेगुलर हैं और 2 लाइफ टाइम कैटेगरी में दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा की बात थी तो पैरा खेल में सबसे ज्यादा दिए गए थे 17 पैरा एथलीट को पुरस्कार मिला। इसमें पैरा बैडमिंटन नीतीश कुमार और पैरा एथलेटिक्स धर्मवीर नवदीप सिंह, पैरा तीरंदाजी राकेश कुमार और पैरा शूटिंग मोना अग्रवाल रुबीना फ्रांसीसी शामिल हैं, ठीक है। चलिए, तो आपका पैरा एथलीट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारा है तीसरे बच्चे के लिए भी मातृत्व अवकाश यानी कि मैटरनिटी लीव उपलब्ध होने संबंधी बयान किस न्यायालय द्वारा दिया गया है? तो आइए जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश उपलब्ध होने का कथन भारत के सर्वोच्च न्यायालय में की उमा देवी बनाम तमिलनाडु सरकार एवं अन्य मामले में 23 मई 2025 को दिया था। न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि सरकारी कर्मचारियों को उसके तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व लाभ से वंचित करना गैर कानूनी है और मातृत्व अवकाश के उसके अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में बरकरार रखा जाए, ठीक है। तो इस हिसाब से राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला हमारा है भारत में मौसम पूर्वानुमान 6 दिन या किसी भी अवधि के लिए मुख्य रूप से किस संस्था द्वारा बनाए जाते हैं? तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, तो ये बनाए जाते हैं आपका भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अगला है कॉपर सल्फेट कि विलयन में जिंक डालने पर कॉपर सल्फेट का क्या होता है? तो जब कॉपर सल्फेट में आप जिंक का विलयन डालेंगे तो परिणाम क्या होगा आपसे पूछा गया था। तो तब क्या हो जाएगा? तो नीले से रंगहीन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका राइट आंसर होने वाला है। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसी के साथ। अगला हमारा क्वेश्चन है क्रियाशीलता श्रेणी रिएक्टिविटी सीरीज में निम्नलिखित में से मध्यम स्थान पर आने वाला तत्व कौन सा होता है? तो जो क्रियाशीलता श्रेणी होती है उसमें बीच में कौन आता है आपसे पूछा गया है। तो उसमें आपका जो लोहा है आपका बीच में आता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा ऊतक यानी कि कौन सा टिश्यू मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है? तो आपका जो पेरिकाइमा है ये पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, उसमें ऊतक के रूप में जिम्मेदार होता है पेरिकाइमा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होने वाला है। चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन के बारे में। नेपथलीन के जलने पर किस रंग की ज्वाला उत्पन्न होती है? तो जो नेपथलीन है जब जलता है तब किस रंग की ज्वाला उत्पन्न होती है आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो पीले धुआंधार यानी कि काले की युक्त ज्वाला उत्पन्न होती है इसके जलने पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी लोग अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, क्योंकि काफी मशक्कत के बाद हमें ये वीडियो आपके पास बना के भेजता हूँ मैं, ठीक है। तो
मेहनत के लिए एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बता दें कि आपका एग्जाम किस शिफ्ट में है, ठीक है, और किस तारीख को है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे। इसके जलने पर अपूर्ण दहन होता है। अपूर्ण दहन कार्बन कण कालिक बनते हैं जो ज्वाला को पीला और धुआंधार बनाते हैं। इसलिए नेपथलीन जलने पर येलो स्मोकी फ्लेम पीले धुआंधार खाली युक्त ज्वाला देती है। इसके अलावा और जानेंगे, नेपथलीन के लिए गलनांक 81 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 218 डिग्री सेल्सियस होती है। अम्लीय और क्षारकीय पेयनों में फेना फेनाप्राथलीन का रंग क्रमशः होता है। क्या? फेनाप्राथलीन का रंग होता है, ठीक है। तो कौन रंग होता है? गुलाबी और रंगहीन, ठीक है, या तो गुलाबी या तो रंगहीन होता है। प्राकृतिक गैस को जलाने से उत्पन्न ज्वाला का रंग क्या होता है? तो नीला रंग होता है, ठीक है। प्राकृतिक गैस को जब जलाते हैं तो ज्वाला का रंग कैसा उत्पन्न होता है? तो ये नीला रंग होता है। चलिए, तो आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कब है और किस शिफ्ट में है और कहाँ पे है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में एक शानदार कंटेंट के साथ। तब तक आप सभी भाई-बहन अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से करते रहिए। जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। आप अपना एग्ज़ाम बेहतरीन तरीके से देकर आइए और जिनका एग्ज़ाम थोड़ा-सा लेट है, अभी डेट नहीं आया है, वो अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से करते रहिए। करंट अफेयर्स पर ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। चलिए, तब सब साइंस, रीजनिंग, मैथ सभी पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स नहीं पढ़ता है, तो जो करंट अफेयर्स कर लेगा वो सक्सेस हो जाएगा, उसका एग्ज़ाम निकल जाएगा, ठीक है दोस्त। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि अ, शायद बताया था मैं, टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पर ही आप हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है। वहीं पे लिंक डाल देंगे हम डिस्क्रिप्शन पे, आप हमें अपना क्वेश्चन ज़रूर भेजेंगे। तो चलिए, धन्यवाद आप सभी को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।